हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है आशीष और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक स्टोरीज। इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसे कई राज हैं जो अगर बाहर आ गए तो मानव जाति के लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए प्रकृति ने कुछ ऐसे इंतजाम कर रखे हैं जिससे ऐसी चीजें कभी बाहर ना आए। अगर ऐसा होता है तो मानव जाति को इसके परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन इस आधुनिक दौर का इंसान बड़ा ही चालाक है। वो कुदरत के इन नियमों को नहीं मानता, बल्कि कुदरत के बनाए इन सारे नियमों को दरकिनार करते हुए इंसानियत से सैकड़ों सालों तक छुपाए गए और समय के साथ दफन किए गए राज को खोदकर बाहर निकालता है और फिर उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ता है। फिर पूरी इंसानियत पर जिसका कहर बरसता है। ऐसा करके इंसान खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। इसीलिए समय के पर्दे के पीछे छुपे हुए इन रहस्य को रहस्य रहने देने में ही इंसानियत की भलाई है। विराज एक खास आयोजित सेमिनार के मंच पर से लोगों के साथ मुखातिब हो रहा था। तभी वहां पर मौजूद एक पत्रकार पूछता है, मिस्टर विराज, हमने सुना है कि आप झाड़ फूक करते हैं और आपको इन सब बातों का बड़ा ज्ञान है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इस दुनिया में क्या वाकई भूत प्रेत और पिशाच होते हैं, या फिर ऐसी बातों से लोगों को फंसाकर आप सिर्फ अंधविश्वास फैलाते हैं? क्या आप मुझे इन बातों का कोई सबूत दे सकते हैं? राघव, विराज का एक भरोसेमंद साथी, उसे उस पत्रकार के ऐसे असभ्य भाषा में पूछे गए सवाल पर गुस्सा आता है, पर विराज उसे शांत रहने का इशारा करता है। विराज के चेहरे पर गुस्से का कोई नामो निशान नहीं था। वो मुस्कुराते हुए उस पत्रकार से पूछता है, क्या आपने कभी हवा को देखा है? पत्रकार ना में अपना सिर हिलाता है। विराज आगे कहता है, आपने क्या और मैंने क्या, किसी ने भी कभी हवा को नहीं देखा। हम बस उसे महसूस कर सकते हैं। हमने भगवान को नहीं देखा, पर हम उस पर विश्वास रखते हैं। जब भी कभी हम मुसीबत में फंसते हैं तब हमें उसकी याद आती है। वही तो है जो इस दुनिया को चलाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। विराज का यह जवाब सुनकर हॉल में बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगे। वो पत्रकार शर्मिंदा होकर नीचे बैठ गया। सेमिनार खत्म करके विराज और राघव बाहर आए। कार में बैठते हुए राघव पूछता है, विराज, कुछ देर पहले किसी रहस्य के बारे में बात करते हुए आप काफी गंभीर नजर आ रहे थे। आपका इशारा किस ओर था? विराज गंभीर लहजे में कहता है, इस बात का संबंध कई सालों पहले घटी एक घटना से है। बस इतना जान लो कि यह तूफान से पहले की शांति है। बेल बजी और कॉलेज का आखिरी क्लास खत्म करके विशाल, प्रियंका और अंकित क्लास के बाहर आए। विशाल अपनी घड़ी देखते हुए पूछता है, क्यों ना लंच के लिए आज कहीं बाहर चले? प्रियंका मना करते हुए कहती है, नहीं, मुझे म्यूजिक क्लास जाने में देर हो जाएगी। उसे मनाते हुए अंकित कहता है, चलो ना यार प्रियंका, नहीं होगी तुम्हें देर। अगर हो भी गई तो मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। प्रियंका मान जाती है और फिर तीनों पास ही के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। विशाल, अंकित और प्रियंका तीनों कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। तीनों की काफी अच्छी दोस्ती थी। कहीं घूमने जाना हो, फिल्म देखनी हो या फिर कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट हो, तीनों हमेशा साथ रहते। विशाल प्रियंका को पसंद करता था, लेकिन उसे अपनी दिल की बात बताने की उसमें हिम्मत नहीं थी। विशाल एक इंट्रोवर्ट नेचर का लड़का था, इसीलिए उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। बस अंकित और प्रियंका दोनों ही उसके काफी अच्छे दोस्त थे जो उसे समझते थे। इसीलिए वो प्रियंका को दिल ही दिल में चाहने लगा था और उसे इम्प्रेस करने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ता। वो जानना चाहता था कि उसके मन में क्या है। विशाल अंकित को अपना एक प्रतिस्पर्धी मानता था, लेकिन अंकित के मन में ऐसा कुछ नहीं था।
वे तीनों अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। तभी थोड़ी देर में वेटर उनका ऑर्डर ले आया। अंकित कुछ सोचते हुए कहता है, काफी दिन हो गए, हम कहीं घूमने नहीं गए। बारिश का मौसम भी है, चलते हैं कहीं घूमने। प्रियंका भी एक्साइट होकर कहती है, सही कहा तुमने, जरूर चलेंगे। प्रियंका को खुश देखकर विशाल कहता है, बढ़िया प्लान है, और मुझे एक जगह भी पता है जहां जाकर हम काफी मजे कर सकते हैं। वहां जंगल है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वाटरफॉल भी है जिसे देखने दूर से लोग आते हैं। उस जगह का इतना अच्छा वर्णन सुनकर अंकित और प्रियंका दोनों वहां जाने के लिए एक्साइटेड हो गए। प्रियंका अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहती है, तो फिर तय रहा, इस वीकेंड हम वहां जाएंगे। उनके जाने का दिन आ गया। विशाल, प्रियंका और अंकित तीनों कार में बैठकर उस जगह जाने के लिए निकल पड़े। हाल ही में हल्की सी बारिश हुई थी। वो तीनों मस्ती मजे करते हुए जा रहे थे। विशाल कार चला रहा था। प्रियंका कहती है, मैं तो वहां जाने के लिए काफी एक्साइटेड हूं। और कितनी देर लगेगी विशाल वहां पहुंचने में? विशाल अंदाजे से कहता है, करीब आधा पौना घंटा तो लगेगा। कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी चलते चलते अचानक बंद पड़ गई। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? डीजल खत्म हो गया क्या? अंकित एक के बाद एक सवाल पूछता है। विशाल नीचे उतरते हुए कहता है, वो तो देखने पर ही पता चलेगा। विशाल गाड़ी का बोनट खोलकर चेक करता है। अब तक प्रियंका और अंकित भी नीचे उतर गए। प्रियंका पूछती है, कुछ पता चला विशाल? विशाल गाड़ी चेक करने में लगा था। वो कहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है। उन्होंने अपने फोन में देखा, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। विशाल आसपास देखते हुए कहता है, यहां पर हमें मैकेनिक नहीं मिलेगा। सामने एक गांव नजर आ रहा है, वहीं पर चलकर देखते हैं अगर कुछ मदद मिल सके। तभी आसमान में बादल गरजे। और ऐसा लग रहा था कि तेज बारिश शुरू होने वाली है। इसीलिए वो तीनों आसपास सिर छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे। तभी पास ही के एक खेत में उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मकान दिखाई दिया। बारिश खत्म होने तक वहीं पर रुकते हैं, ऐसा उन तीनों ने तय किया। इसीलिए गाड़ी लॉक करके तीनों उस टूटे हुए मकान की तरफ निकल पड़े। वो तीनों उस पुराने मकान की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। तीनों दोस्त भागते हुए उस मकान में चले गए। बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। उस पुराने मकान में अब उन्हें ठंड लगने लगी। अंदर का माहौल काफी ठंडा था, इसीलिए उन्होंने आग जलाने के बारे में सोचा। उन्होंने अपने आसपास मौजूद कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर ली, लेकिन आग जलाने के लिए उनके पास ना तो माचिस थी और ना ही लाइटर। गाड़ी में से डीजल लेकर आए तो बाहर तूफानी बारिश हो रही थी, इसीलिए आग जलाने के लिए वो तीनों वहीं पर कुछ ढूंढने लगे। तभी विशाल को उस मकान की छत पर लटकी हुई एक लालटेन नजर आती है। इसमें जरूर रॉकेल मिलेगा, लेकिन वो लालटेन काफी ऊंचाई पर लटकी हुई थी, इसीलिए वहां तक उनका हाथ पहुंचना मुश्किल था। अंकित ने अपने आसपास देखा तो उसे वहां पर एक सीढ़ी नजर आई। विशाल और अंकित ने उसे उठा लिया और विशाल उस पर चढ़कर वो लालटेन निकालने लगा। नीचे अंकित और प्रियंका दोनों सीढ़ी पकड़कर खड़े थे। प्रियंका कहती है, संभल कर विशाल, ये सीढ़ी काफी पुरानी और कमजोर लग रही है। विशाल लालटेन पकड़कर जैसे ही नीचे उतरने लगा, वैसे ही वो सीढ़ी एक जगह से टूट गई और विशाल का संतुलन बिगड़कर वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। विशाल को काफी ज्यादा चोट लगी थी। उसके पैरों में से खून निकल रहा था। दर्द से विशाल तड़प उठा। उसका खून बहकर जमीन में बनी छोटी दरारों से होकर नीचे चला जाता है, मानो वो जमीन उसका खून सोख रही हो। वो दरार अब बड़ी होने लगी। इस बात से बेखबर अंकित और प्रियंका उसे सहारा देकर उठाते हैं। अब तक बारिश रुक चुकी थी। वो तीनों उस टूटे हुए मकान से बाहर आते हैं। दोनों ने उसे सहारा देते हुए गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी में मौजूद फर्स्ट एड किट की मदद से प्रियंका ने विशाल की मलहम पट्टी कर दी
विशाल के पैरों में चोट लगने की वजह से उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी। विशाल को गाड़ी चलाने में तकलीफ ना हो, इसीलिए अंकित ने गाड़ी चलाने का फैसला किया। अंकित गाड़ी चला रहा था और विशाल और प्रियंका दोनों पीछे बैठे थे। तभी अंकित का ध्यान रियर व्यू मिरर में जाता है तो उसे पीछे प्रियंका और विशाल के बगल में एक काला साया नजर आता है। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे देखकर प्रियंका पूछती है, क्या हुआ अंकित? अंकित हैरान था, लेकिन अपनी हैरानी बिना जाहिर किए वो कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शायद मुझे वहम हुआ होगा, ऐसा सोचकर उसने खुद को समझा लिया। बाद में विशाल को घर छोड़कर वो दोनों अपने अपने घर चले गए। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन विशाल अभी भी जाग रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो आज उसके साथ हुए उस वाकये के बारे में सोच रहा था। बाद में उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। विशाल सो रहा था। उसने ओढ़ी हुई चादर अचानक अपने आप सरकने लगी, लेकिन नींद में होने की वजह से उसे उस बात का पता नहीं चला। विशाल सीधा लेटा हुआ था। अचानक उसे उसकी छाती और गले पर दबाव महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई उसका गला दबा रहा हो। विशाल झट से उठ जाता है। उसने कोई सपना देखा था। वो पसीने से तरबतर हो चुका था। उसकी धड़कनें तेज चल रही थी। पास ही में मौजूद टेबल पर पानी का ग्लास रखा था। पानी पीकर वो सो गया। अब सुबह हो चुकी थी। विशाल को चलने फिरने में काफी तकलीफ हो रही थी, इसीलिए उसके पिता ने डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने उसे चेक करते हुए आराम करने की सलाह दी और कहा कि 2 से 3 दिनों में पैर ठीक हो जाएगा। उस दिन विशाल कॉलेज नहीं जा पाया, इसीलिए अंकित और प्रियंका ने उसे कॉल करके उसकी तबीयत का जायजा लिया और उसे जल्दी से ठीक होने की शुभकामनाएं दी। विशाल दिन भर अपने दोस्तों को मिस कर रहा था। अब रात हो चुकी थी। विशाल ने अपनी दवाइयां ली और वो सो गया। सोते समय उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर कोई है। उसे अपने पैरों पर किसी का ठंडा स्पर्श महसूस होता है। उसकी चादर में से कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर विशाल कांप उठा। उसके सामने वही साया था जिसे अंकित ने गाड़ी की बैक सीट पर देखा था। उसकी वो पीली आंखें काफी डरावनी लग रही थी। उसे देखकर विशाल की धड़कनें असामान्य रूप से बढ़ने लगी। डर के मारे वो चीखना चाहता था, लेकिन उसके हलक से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। बेबस होकर विशाल उस साये को देख रहा था। वो डरावना साया विशाल की ओर लपका और उसके अंदर समा गया। विशाल की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब उसने देखा कि वो अब अपने कमरे में नहीं है। वो किसी अनजान और ऊंची इमारत पर खड़ा है। उसने ऊपर से नीचे देखा तो वो डर गया, क्योंकि उसे एक्रोफोबिया था, जिसमें इंसान को ऊंचाई से डर लगता है। डर के मारे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो उस 7 मंजिला इमारत से नीचे गिरने लगा। विशाल नीचे गिर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसे ये एहसास हुआ कि उसके गिरने की रफ्तार कम हो रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आराम से नीचे उतार रही हो। विशाल नीचे उतरकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब उसे अपने पैर में दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। उसका पैर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी शक्ति का संचार महसूस होता है। ऊर्जा की एक अनोखी लहर उसके रगों में बह रही थी। इसीलिए उसने पास ही खड़ी एक कार को उठाकर देखा तो उसने उस कार को आसानी से उठा लिया, मानो वो जैसे कोई खिलौने वाली कार हो। उसने अपनी ताकत को और आजमाते हुए वहां पर लगे पेड़ पर जोर की लात मारी। तो वो पेड़ एक ही झटके में टूटकर गिर गया। इस शक्ति को पाकर विशाल फूला नहीं समा रहा था। अगले ही पल विशाल ने ऊंची छलांग लगाई
और अब वो हवा में उड़ रहा था। किसी पंछी की तरह अब वो हवा में उड़ान भर रहा था। वो उड़ भी सकता है, ये जानकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उड़ते हुए वो एक जगह पर आकर रुका। विशाल हैरान होकर खुद से कहता है, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो अपने बेडरूम में सो रहा था, यहाँ कैसे पहुंच गया? और ये मेरा पैर, ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? डॉक्टर ने तो कहा था कि पैर ठीक होने में 2 से 3 दिन लगेंगे, और मुझ में ये शक्तियां कहाँ से आई? ऐसे कई सवाल उसके मन में उठ रहे थे। अचानक अब उसे काफी भूख लगने लगी। तभी कहीं से उसे कांच फूटने की आवाज आती है। विशाल सतर्क हो गया। उसने छुपकर देखा तो 2 चोर किसी ज्वेलरी शॉप को लूट रहे थे। विशाल उन्हें देखकर छिप गया। छिपते वक्त उसने अपने आप को एक कांच में देखा और देखकर भौचक्का रह गया। उसने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया है। सुर्ख लाल आंखें, चपटी नाक, लंबे और नुकीले दांत और चेहरा एकदम सफेद। खुद का ऐसा रूप देखकर वो चौंक गया। डरकर अपने चेहरे को हाथ लगाते हुए उसने खुद से कहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे शक्तियां मिली, लेकिन ये क्या हालत हो गई मेरी? तभी कांच में दिख रहा उसका अक्स विचित्र आवाज में उससे बातें करने लगा। क्यों, कैसा लग रहा है इतनी शक्तियां पाकर? उसकी डरावनी आवाज सुनकर विशाल घबरा गया। उसने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो परछाई कहती है, डरो मत, मुझे अपना दोस्त समझो। आज से तुम मेरी शक्तियों के मालिक हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा अस्तित्व अब तुमसे है। मैं दिन में नहीं निकल सकता क्योंकि मेरी शक्तियों की कुछ मर्यादाएं हैं। मैं सिर्फ रात को बाहर निकल सकता हूँ, और वो भी तुम्हारे जरिए। अब मुझे भूख लग रही है और सामने मेरा शिकार है। जाओ, जाकर उसका खून पी लो। इसी तरह हमारी शक्ति बरकरार रहेगी। विशाल अब पूरी तरह से उसके अधीन हो गया था। उसने उन 2 चोरों में से एक को पकड़ लिया और उसकी गर्दन में अपने नुकीले दांत घुसाकर उसका सारा खून चूस लिया। ये देखकर वो दूसरा चोर डरकर भागने लगा। विशाल ने बड़ी ही फुर्ती से उसके पास जाकर उसे भी दबोच लिया और उसका भी खून चूसकर उसे मार डाला। खून की अच्छी खासी खुराक मिलने से अब वो काफी ताकतवर बन चुका था। उसका शरीर पहले से भी ज्यादा मजबूत बन चुका था। सुबह जब विशाल को होश आया तब उसके जहन में रात की कुछ धुंधली तस्वीरें थी। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि कल रात को जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब कोई सपना था या हकीकत। वो अपने बेड पर से उठकर खड़ा हुआ तो अब उसके पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं था। विशाल मन में सोचता है, मतलब कल जो कुछ भी हुआ वो सब सच था। उसे यूं ठीक होता देखकर उसके पिता भी हैरत में पड़ गए, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी थी। अब पूरा शहर जाग चुका था। कल रात हुई इस घटना की खबर हर न्यूज़ चैनल पर दिखाई जा रही थी। पुलिस वारदात की जगह पर पहुंची और उन्होंने उस जगह की पूरी छानबीन करके डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स भी हैरान थे। उन 2 लाशों के शरीर के खून का स्तर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। उनके खून में मौजूद प्लाज्मा भी मानो पूरी तरह से खत्म हो गया था। उनकी गर्दन पर डॉक्टर्स को 2 छेद दिखाई दिए, जिसने सभी को हैरत में डाल दिया था। पुलिस को शक था कि यह काम ज़रूर किसी साइको किलर का है। पूरे शहर में एक ही बात की चर्चा हो रही थी। विशाल कॉलेज में गया तो वहाँ भी सब उसी घटना के बारे में बातें कर रहे थे। विशाल को देखकर प्रियंका और अंकित खुश हो गए। उन्हें अपने दोस्त के जल्दी से ठीक होने की खुशी थी। आज का लंच मेरी तरफ से, विशाल भारी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है। प्रियंका कहती है, ठीक है तो फिर लेक्चर के बाद चलेंगे। कॉलेज कैंटीन में बैठकर वो तीनों बातें कर रहे थे। आज विशाल काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था। वो पुराना विशाल अब बदल चुका था। तभी उन्हीं के कॉलेज के कुछ लड़के वहाँ आते हैं। वो 4 लड़के प्रियंका को बुरी नज़रों से घूर रहे थे और गंदे कमेंट्स पास करते हुए उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं। तभी
उन लड़कों में से एक ने टिश्यू पेपर का गोला बनाकर प्रियंका की तरफ फेंका। ये देखकर विशाल और अंकित को काफी गुस्सा आता है। वो दोनों अपनी जगह से उठकर उन 4 लड़कों के पास जाते हैं और उन्हें प्रियंका से माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लड़के बदतमीजी पर उतर आए। विवाद बढ़ता गया। वो लड़के हाथापाई करने लगे। उन्होंने अंकित को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और प्रियंका का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर विशाल को काफी गुस्सा आया। उसने उस लड़के से प्रियंका का हाथ छुड़ाते हुए उसे कसकर थप्पड़ जड़ दिया। वो लफंगे लड़के इस बात से और भी ज्यादा भड़क गए। उन्होंने विशाल पर हॉकी स्टिक से वार किया, लेकिन विशाल ने फुर्ती से उस हॉकी स्टिक को पकड़कर तोड़ दिया। तभी प्रिंसिपल वहां आते हैं। कैंटीन का मालिक उन्हें वहां लेकर आया था। प्रिंसिपल सर ने उन सबको रोकते हुए डांट कर पूछा, ये क्या गुंडागर्दी चल रही है मेरे कॉलेज में? तब प्रियंका ने उन्हें पूरी बात बताई। यह सुनकर प्रिंसिपल ने उन्हें प्रियंका से माफी मांगने के लिए कहा और उन चारों को 1 हफ्ते के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर दिया। उन चारों ने प्रिंसिपल के कहने पर माफी तो मांग ली, लेकिन वो लोग अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने विशाल को देख लेने की धमकी दी। विशाल उन्हें इसी वक्त सबक सिखाना चाहता था। तभी उसे कहीं से एक आवाज आई, नहीं, अभी नहीं, सही वक्त आने दो। उसके अंदर का पिशाच उसे सलाह देता है। विशाल का ये रूप देखकर अंकित और प्रियंका दोनों भी हैरान थे। उन्हें उसके बिहेवियर में काफी बदलाव नजर आ रहा था। जिन लड़कों ने उसकी प्रियंका को हाथ लगाने की जुर्रत की, विशाल उन्हें सबक सिखाना चाहता था। वो रात होने का इंतजार कर रहा था। रात हो गई। घड़ी में 12 बज रहे थे। वैसे ही विशाल का रूप परिवर्तन होना शुरू हो गया। अब वो पूरी तरह से अपने पिशाच रूप में बदल चुका था। उसके अंदर मौजूद पिशाच उससे कहता है, वक्त आ गया है। उसने अपनी बालकनी से छलांग लगाई और उड़ते हुए उन लड़कों की तरफ निकल पड़ा। उन्हें ढूंढते हुए विशाल एक बार के पास आया। वो चारों लड़के एक बियर बार में बियर पी रहे थे। उन्हें कैसे भी करके विशाल से बदला लेना था। उनमें से एक लड़का कहता है, उस विशाल की तो मैं हड्डी पसली एक कर दूंगा। लड़की के सामने बड़ा हीरो बन रहा था। दूसरा लड़का बियर का घूंट लगाते हुए कहता है, फिक्र मत कर, उसे तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। वो चारों नशे में धुत होकर बार से बाहर निकलते हैं। बाहर विशाल उनका इंतजार कर रहा था। उनमें से 2 लड़कों ने अपनी बाइक स्टार्ट की और बचे 2 लड़के बाइक पर बैठकर निकलते। तभी विशाल ने उनकी बाइक को मजबूती से पकड़ लिया। बाइक आगे नहीं बढ़ पा रही थी, इसीलिए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें वहां पर एक आदमी नजर आया। वहां पर थोड़ा अंधेरा था और नशे में होने की वजह से उन्हें पता नहीं चला कि वो विशाल है। लड़का कहता है, कौन है बे तू? विशाल भारी आवाज में कहता है, मैं विशाल, तुम्हारी मौत। विशाल का नाम सुनकर उन्हें काफी गुस्सा आता है। उनमें से एक लड़का बाइक से उतरकर विशाल पर हॉकी स्टिक से वार करता है। हॉकी स्टिक टूट गई, लेकिन विशाल को कुछ नहीं हुआ। विशाल ने उस लड़के को अंधेरे में अपनी तरफ खींचा और वहीं पर उसका काम तमाम कर दिया। अब विशाल अंधेरे से रोशनी में आता है। उसका वो भयानक रूप देखकर बाकी के तीनों डर जाते हैं। उनकी पी हुई सारी शराब उतर गई। विशाल ने एक लड़के को पकड़कर उसकी गर्दन में अपने नुकीले दांत घुसा दिए और उसे भी निपटा दिया। बाकी के बचे 2 लड़के अब काफी ज्यादा डर चुके थे। वो भागने लगे। विशाल तेजी से उनके पास पहुंचकर अपने पैने नाखून उसकी छाती के आर पार कर देता है। उस लड़के ने उसी पल अपना दम तोड़ दिया। आखिर में बचा एक लड़का अब तक वहां से दूर भाग चुका था। विशाल उड़ते हुए उसके पास जा पहुंचा और उसे पकड़कर उसे हवा में ले उड़ा। काफी ऊंचाई पर पहुंचने पर विशाल ने उसके शरीर में अपने दांत गड़ाए और हवा में उड़ते हुए ही उसका खून चूसकर उसे नीचे फेंक दिया। वो लड़का नीचे गिरकर मारा गया। विशाल अब पूरी तरह से उस पिशाच के काबू में था। किसी राक्षस की तरह वो हंस रहा था।